नमस्कार। करियर और एजुकेशन से संबंधित हमारे खास कार्यक्रम गाइड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। आज हम अपने कार्यक्रम में बात करेंगे कि परीक्षा में सफलता हासिल करने के लिए किन किन बातों पर ध्यान देना जरूरी है और किस तरह की रणनीति बनाकर हमें एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन कार्यक्रम में आगे बढ़ें उसके पहले आपको दिखाते हैं ये छोटी सी रिपोर्ट। परीक्षा में सफल होने के लिए कई बातों का होना जरूरी है, वो भी आज की कड़ी प्रतियोगिता के दौर में। जब तक आप कड़ी मेहनत और तैयारी के लिए सही फॉर्मेट तैयार नहीं करेंगे, तब तक सफलता हासिल नहीं हो सकती। परीक्षा में सफलता के कुछ मूल मंत्र हैं, जिन पर ध्यान देने से सफलता आसान हो जाएगी। सबसे पहले तो लक्ष्य का निर्धारण बहुत जरूरी है, क्योंकि जब दिशा सही होगी और लक्ष्य निर्धारित होगा, तभी सफलता आपके कदम चूमेगी। किसी भी परीक्षा में सफलता हासिल करने के लिए आत्मविश्वास का होना बेहद जरूरी है। हालांकि ओवर कॉन्फिडेंस से बचें। समय समय पर अपना आकलन करें, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। साथ ही ये भी जरूरी है कि आप धैर्य बनाए रखें और सही योजना बनाकर अपनी तैयारी करते रहें। किसी भी परीक्षा में सफल होने के लिए ये बेहद जरूरी है कि आपको परीक्षा के विषय में पूरी जानकारी हो, जैसे परीक्षा का समय, फॉर्म भरने की तारीख, जरूरी योग्यता, न्यूनतम अंक, न्यूनतम या अधिकतम आयु सीमा वगैरह। परीक्षा में सफल होने के लिए टाइम मैनेजमेंट यानी समय प्रबंधन बेहद जरूरी होता है। टाइम मैनेजमेंट करते समय अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमता का सही आकलन करके टाइम टेबल बनाना चाहिए। इसके अलावा उस परीक्षा में आने वाले विषय की बेसिक जानकारी का होना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब तक नींव मजबूत नहीं होगी, तब तक मजबूत इमारत नहीं खड़ी हो पाएगी। ये बेहद जरूरी है कि आप जिस भी परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, उस परीक्षा के लिए सही स्टडी मटेरियल चुनें। इसके लिए जरूरी है कि आप परीक्षा का पाठ्यक्रम सही से जान लें। आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जरूरी है कि उसे समूह में तैयार करें। अगर समूह में एक दूसरे से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसमें भी कुछ आप प्रश्न पूछेंगे जो उनके लिए नए हो सकते हैं और कुछ आपके लिए भी नए हो सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी सुदृढ़ हो पाती है। परीक्षा से पहले मॉडल प्रश्न पत्र हल करने का अभ्यास नियमित रूप से करें। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। और इस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज भिलाई के डायरेक्टर चिरंजीव जैन। चिरंजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। करियर की फील्ड से आप जुड़े हैं चिरंजीव जी, और हर दिन आप ऐसे ऐसे बच्चों से डील करते हैं, समझिए एक तरीके से करियर को लेकर, जिसमें आपको बहुत सारे तरीके के बच्चे दिखते होंगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो क्लास में कम नंबरों से पास होते हैं, लेकिन तैयारी वो भी करना चाहते हैं आगे बढ़ने के लिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो गॉड गिफ्ट कहा जाता है, वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, परसेंट उनके बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, अचीव वो बहुत अच्छा करते हैं। ये जो उलझन रहती है दिमाग में आजकल सफलता को लेकर, क्या करें, किससे पूछें, कैसे तैयारी करें, इसके जो एक मकड़ जाल जो बनता है आजकल बच्चों के सामने में, इस उलझन से वो कैसे बाहर आए, कहाँ पूछें अपने सवाल? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि सब सफल होना चाहते हैं। दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं मिलेगा आपको जिससे आप पूछे कि भाई आप सफल होना चाहते हो, तो नहीं में किसी का जवाब नहीं है। सभी सफल होना चाहते हैं, लेकिन अब किसकी तैयारी कितनी है, किसकी आकांक्षाएं कितनी हैं, कि कौन कितना डिजर्व करता है, सारा खेल इसी पर है। एक बच्चा 50% लाकर भी बहुत खुश होता है, हाँ। उसके माता पिता मिठाई बांटते हैं, और एक बच्चा 95% लाता है तो भी उसके माता पिता ये सोचते हैं कि 99 क्यों नहीं लाया। तो बात यह है कि पहले हम तय करें कि मेरा निर्धारण क्या है, मेरा गोल क्या है, और इस आपाधापी में नहीं पड़े कि मैं दूसरे को देखकर अपनी सफलता निश्चित करूं, क्योंकि ईश्वर ने सबको अलग बनाया है। सबकी बनावट अलग है, सबका मेंटल लेवल अलग है, सबकी सोच अलग है। और बात एक आती है डिजायर और डिजर्व। हम डिजायर करते हैं ऊंची और डिजर्व नहीं करते, तो सफलता ऐसे भी नहीं मिलेगी, क्योंकि एक बीच में गैप है। तो सबसे पहला तो हम ये तय करें हम डिजर्व क्या करते हैं, हम डिजायर उतनी ही करें, लेकिन हम अपने डिजर्व को बढ़ा सकते हैं। हम अगर 50% के हैं तो हम 70 ला सकते हैं, 90 ला सकते हैं, लेकिन क्रम से हम 50 से 90 नहीं ला सकते। और 50 लाकर अगर हम 90 वाले को देखकर दुखी हूं, तो ये तो और गलत है। तो सबसे पहली बात है प्रतिस्पर्धा खुद से करें। बिल्कुल।
हम जब भी इस मकड़ जाल में फंसते हैं, इस चक्कर में फंसते हैं कि हम प्रतिस्पर्धा दूसरे से करते हैं। और हम ही नहीं, हमारे जो बच्चों के पेरेंट्स हैं वो भी अपनी प्रतिस्पर्धा अपने साथियों से करते हैं कि उसका बच्चा अगर 90 ला रहा है तो मेरा बच्चा 90 क्यों नहीं ला रहा। तो थोड़ा रुक कर ये सोचें कि उसका बच्चा 90 ला रहा है तो आपने अपने बच्चों को क्या उतनी सुविधा दी है जितनी उसने दी है? क्या आपने अपने बच्चे पर उतना अंकुश लगाया है या उतनी सहूलियत उसको मुहैया कराई है? और उसके अलावा भी हर इंसान का एक अलग व्यक्तित्व होता है, एक मानसिक स्थिति अलग होती है जी। हम अपने बच्चे को जैसे ही अगर दूसरे बच्चे से कंपेयर करें तो वो हीनता का शिकार हो जाता है और उसकी प्रतिभा उतनी नहीं निखरती जितनी की निखरनी चाहिए। डिजायर, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया है चिरंजीव जी। डिजायर किसकी है, ये भी सफलता को प्रभावित करती है। डिजायर क्या माता पिता की है या डिजायर उस बच्चे की है? ये जो डिजायर वाला शब्द है, मुझे ऐसा लगता है आजकल कि माता पिता अपनी डिजायर अपने बच्चों पर थोपते हैं और सफलता की उम्मीद बच्चों से करते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि सफलता में ये भी एक पॉइंट है जो बाधक बनता है? बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि अभी जो माता पिता हैं उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया है और वो नहीं चाहते कि उनका बच्चा संघर्ष करे। वो रेडीमेड उनको सारी चीजें उपलब्ध कराते हैं। जब उनका संघर्ष का समय था उन्होंने अपने में संघर्ष लाकर निखार लाया, लेकिन वो नहीं चाहते कि अपने बच्चों को वो संघर्ष करने दें। तो उस स्थिति में वो बच्चा बिल्कुल कमजोर सा हो जाता है। देखिए मैं सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ। आपके शरीर में आप भोजन करते हैं, खाना पूरे बराबर बटता है, पूरे खाने के जितने विटामिन मिनरल्स सब बराबर बटते हैं। फिर आपका दाहिना हाथ बायां हाथ दाहिना हाथ से कमजोर क्यों है? क्यों? क्योंकि हर काम में दाहिना हाथ आगे बढ़ जाता है, बायां हाथ पीछे हो जाता है। बायां हाथ बिल्कुल सुविधाओं के साथ है तो उस सुविधाओं से वो कमजोर हो जाता है। तो पेरेंट्स क्या करते हैं कि बोलते हैं कि मैं अपने बच्चे को 5 ट्यूशंस करा दूंगा, मैं अपने बच्चों को 5 गाइड अवेलेबल करा दूंगा, मैं बच्चों को इतनी सुविधाएं दूंगा जिसका कोई अंत नहीं, कमी ना हो। लेकिन क्या ज्यादा खिला देने से कोई ज्यादा तंदुरुस्त होता है? ऐसा नहीं है, क्योंकि जो खाया है उसको हजम कर सकता हो तभी वो ठीक हो। और दूसरे को देखकर अगर हम अपनी योजनाएं बनाते हैं तो हम तो बेसिकली गलत है, क्योंकि ईश्वर ने हमें जिस कार्य के लिए भेजा वो बिल्कुल अलग है। बिल्कुल मैं अपने व्यक्तित्व के अनुसार चल सकता हूँ। अच्छा, इसमें एक जो चीज हमने की कि सबसे पहले लक्ष्य आपका निर्धारित होना चाहिए बच्चे के हिसाब से, ना कि माता पिता के हिसाब से। सफलता की पहली बात तो बच्चे के लिए ये हो जाती है कि बच्चा अगर इंजीनियर बनना चाहता है और आप अगर उसे लिटरेचर पढ़ा रहे हैं तो ये भी यहाँ पर आपने सफलता को उसके रोकने का पहला काम कर दिया। पहले डिजायर आपने उसके पूरा लक्ष्य आपने उसके लिए बना दिया, उसके बाद आप उसको उसके लिए तैयार करिए। मेहनत जो होती है वो बच्चों से करवानी चाहिए, जैसा आपने कहा कि सुविधा अगर सारी चीजें हैं और बच्चा कर ही नहीं रहा है तो वो सफल होगा ही नहीं। ये करने की जो प्रवृत्ति है व्यक्ति में, बच्चे में जन्मजात होती है। चिरंजीव जी, क्या इसको भी हम प्रैक्टिस से बढ़ा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। देखिए सबसे पहली बात आपने कही कि उस बच्चे में प्रतिभा कुछ है और आप करा कुछ और हैं। तो ये तो ऐसा हुआ नहीं कि एक कहानी है कि जंगल के जानवरों ने मिलकर एक स्कूल खोला, उसमें खरगोश का बच्चा भी था, बतख का बच्चा भी था, शेर का बच्चा भी था, सब थे। अब खरगोश के बच्चे को एक्स्ट्रा टाइम रोका जाता था कि वो तैरने में कमजोर है तो उसको तैराया जाता था और बतख के बच्चे को दौड़ाया जाता था और अंत ये निकला कि दोनों एवरेज हो गए। हम लोग खूबियों को दबा दिया हमने जी, जो उसमें खासियत है अगर हम उससे दूसरा विपरीत कार्य कराने की कोशिश करेंगे तो कहाँ अच्छा होगा। बचपन में हम लोगों के संस्कारों में, बचपन में हम लोग देखते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसके सामने बहुत सी चीजें रखी जाती है कि वो कौन सी चीज चुनता है, उसी आधार पर और उसी आधार पर हम सोचते हैं कि उसका रुझान उधर है जी। उसके बाद भी जब बच्चा बड़ा होता है तो वो अपने आप को व्यक्त करता है। वो बोलता है कि पापा मेरे को ये अच्छा लगता है, पापा मेरे को ये अच्छा लगता है, लेकिन पापा देखते हैं कि ट्रेंड किसका है, अभी मार्केट किस में चल रहा है। हाँ। अभी अगर इंजीनियर्स खूब पैसा कमा रहे हैं तो मैं क्यों नहीं अपने बच्चे को इंजीनियर बनाऊं, बजाय कि अगर उसमें एक संगीत की प्रतिभा हो, बजाय कि उसमें एक लिटरेचर की प्रतिभा हो। और हम सब जितने पेरेंट्स हैं सब डरे हुए हैं, हम ये डरे हुए हैं कि कहीं हम इस भागा दौड़ी में कहीं पीछे नहीं रह जाएं, कहीं हमारे एक प्रेस्टीज इशू भी बन गया है आजकल कि हमारा बच्चा अगर इंजीनियर, डॉक्टर या आईएएस, आईपीएस नहीं बनता है तो हमारा समाज में हमारी जो इज्जत है वो कम हो जाएगी कि आपका बच्चा तो बहुत एवरेज है। बहुत बड़ी समस्या है। इतनी ही नहीं, हम तो ये देखते हैं कि हमारा बच्चा किस स्कूल में पढ़ता है, उसका स्टेटस क्या है। मैं कई बार देखता हूँ, कई पेरेंट आते हैं मेरे पास, बोलते हैं मेरा बच्चा हिंदी मीडियम में है सर, मैं उसको इंग्लिश मीडियम में एडमिशन कराने जा रहा हूँ।
मैंने कहा ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो जब बच्चा 9th तक 10th तक हिंदी मीडियम में पढ़ा है, 11th में उसको एक इंग्लिश मीडियम पब्लिक स्कूल में डाल दिया, डिस्टर्ब हो जाएगा। वो बच्चा सफोकेट हो जाता है वहां, वो व्यक्त नहीं कर पाता, वो घर में भी नहीं बोलता है, स्कूल में भी वो कोप अप नहीं कर पाता। तो उस बच्चे को आप क्या करवा रहे हो? मुझे कहना है सबसे पहले आप अपने बच्चे की प्रतिभा पहचाने, उसका रुझान पहचाने और उसको यथाशक्ति उन सब चीजों को करने में मदद दें, उसको मदद करने में प्रोत्साहित करें। हम लोग एक बोलते हैं, बहुत एक मैनेजमेंट में थ्योरी आती है फियर एंड ग्रीड की, आप भी जानते होंगे कि जो मैनेजमेंट चलता है वो इसी आधार पर चलता है कि या तो लालच दो या धमकी दो, निकाल दूंगा या तनख्वाह बढ़ाऊंगा। और ये थ्योरी पेरेंट्स भी अपने घर में करते हैं, अगर पास किए तो मोटरसाइकिल दिलाऊंगा, फेल किए तो कुछ और दिलाऊंगा। अब ये फियर एंड ग्रीड थ्योरी तब तक काम करती है जब तक वो उपस्थित रहती है, जब तक भय उपस्थित है तब तक काम करेगा। लेकिन इसके अलावा एक तीसरा तत्व भी है जिसे हम भूल गए हैं, वो है स्व प्रेरणा। अगर उस बच्चे में आप स्व प्रेरणा डाल देते हैं तो आप नहीं पढ़ेगा। बिल्कुल, उसको स्व प्रेरित करना जरूरत है, स्व प्रेरित करना जरूरी है। बिल्कुल, और स्व प्रेरित करने के लिए आपको किसी भी तरीके की लालच या भय देने की जरूरत जी नहीं, लालच और भय तो आप इस तरह से दे रहे हैं कि आप उसको मतलब आप उसके साथ सही व्यवहार नहीं। और ये बच्चा मान लीजिए डर के अगर अंक ले भी आता है चिरंजीव जी, तो जरूरी नहीं है ना कि वो इंजीनियरिंग के फील्ड में या डॉक्टरी के फील्ड में जाकर बहुत ज्यादा सक्सेस हो पाएगा। सफलता का मापदंड आजकल बदला है, आपको लगता है? नहीं, किसी भी एक परीक्षा में अगर ज्यादा अंक आ भी गए तो जीवन में सफल थोड़ी हो गए हो। अगर मान लिया वो 99% भी लगा लेता है, मार्क्स ले आता है और जीवन की परीक्षा में वो असफल है, तो आप किस सफलता की बात करते हो? मैंने बहुत से देखा है, बहुत से बच्चों को इंजीनियरिंग में टॉप कर रहे हैं और आगे अपने पढ़ाइयों में भी टॉप कर रहे हैं, लेकिन अगर उनसे जीवन की बात की जाए तो जीवन में वो बिल्कुल फेल है। परिवार को समय नहीं दे पाते, अपने आप को समय नहीं दे पाते, तो फिर हम जीवन जीने के लिए उपस्थित हुए इस पृथ्वी पर। बिल्कुल, और ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हमें मिली है कि हम इंसान के रूप में धरती पर हैं और हम सोच समझ पाते हैं, हम शिक्षित हैं, तो सफलता हमारे हिसाब से हमें मिलती है। चिरंजीव जी, खासकर हम फोकस करेंगे परीक्षा को लेकर, क्योंकि परीक्षा बहुत ज्यादा शुरू भी हो चुकी है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बच्चे तैयारी भी कर रहे हैं। परीक्षा के लिए सफलता किस तरीके से जरूरी होती है या क्या उसकी तैयारी होती है, क्या टिप्स होते हैं, ये भी मैं आपसे लूंगी। फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम गाइड में। चिरंजीव जी, सफल सभी होना चाहते हैं, करियर की ऊंचाई तक हर बच्चा चाहता है पहुंचना और हर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा सफल हो। ये ठीक है, सोच अच्छी होती है, लेकिन जब विषय की बात करते हैं, स्कूल में जब बच्चे होते हैं, पहले के बच्चे जैसे बेख्याली से पढ़ते लिखते आगे निकल गए, आजकल हम देखते हैं कि जो छात्र हैं वो सबसे ज्यादा तनाव में दिखते हैं। एक पहला तनाव माता पिता की इच्छा का है, दूसरा उनको अपने जो पीयर लेवल के बच्चे हैं उनमें कॉम्पिटिट करना है, तीसरा उनको अपने लिए अपनी पसंद के आधार पर भी पढ़ना है। तो ये जो तमाम चुनौतियां हैं, उनको वो बच्चा कैसे फेस करे और कैसे इसमें वो आगे बढ़े? सबसे महत्वपूर्ण तो आपने कहा कि हम लोग तो खेलते कूदते पढ़कर आगे बढ़ गए। सबसे बड़ी चीजें तो यही मिस हो रही है, हम खेल के मैदान को भूल गए, हम उंगलियों पर खेलते हैं आजकल। व्हाट्सएप पे हम मैसेज भेजते हैं, फेसबुक के। मैंने एक बच्चे से बात की, क्लास 6 का एक बच्चा था, मेरे से काउंसलिंग हो रही थी। मैंने उससे पूछा कि बेटा तुम फेसबुक में हो क्या? बोला हाँ। मैंने उससे कहा कितने फ्रेंड्स है तुम्हारे? उसने कहा 600। 600 फ्रेंड्स को कैसे मेंटेन करते हो भाई? फिर तुम्हारे पास पढ़ने के लिए समय कहाँ है? जी। तो हम टेक्नोलॉजी के जाल में इतने उलझ गए हैं, टेक्नोलॉजी एक ऐसा भस्मासुर हो गया है कि वो हमको कंट्रोल कर रहा है। किसी से क्वेश्चन पूछो वो गूगल में आंसर खोजता है, किसी से बात करो वो अब पढ़ने गुनने समझने खेलने की तो बात ही नहीं है। मनुष्य तो हम नहीं है ना, मनुष्य बदले थोड़ी है। तो इस आबादी में बच्चे क्या है, बिल्कुल उलझे हैं। अच्छा, 600 दोस्त मान लीजिए फेसबुक पर है भी, लेकिन एक सही दोस्त जो उसको कॉम्पिटिट कर सके, सिखा सके, समझा सके, उसकी कमजोरियों को जान सके, ऐसा एक भी दोस्त आज देखने को नहीं। वो कहाँ दिखते हैं? वो तो हम लोग तो वर्चुअल लेवल पे जी रहे हैं ना, हमारे फेसबुक फ्रेंड कहीं दूसरी दुनिया में, लेकिन मेरा सच्चा साथी जो मेरी कमियों को बता सके वो कहाँ मिलता है? बिल्कुल, वो तो है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात है, खेल कूद की दुनिया से हम जीवन जीना सीखते हैं। एक बच्चा जब खेल में आता है तो प्रतिस्पर्धा सीखता है, एक बच्चा जो खेल में आता है तो उससे वो सारी बातें सीखता है कि मैं अपने साथ वाली टीम वर्क को कैसे बनाऊं। लेकिन अब वो सब मिसिंग है, तो वो बच्चा बिल्कुल आक्रामक हो रहा है, उद्दंड हो रहा है।
और उसके पास एक सोच भी नहीं है, लिटरेचर नहीं पढ़ता बच्चा, भाषा का ज्ञान नहीं है। आप देखिए इंग्लिश कैसा लिखता है वो SMS लैंग्वेज में, तो अब एक बच्चा SMS लैंग्वेज में इंग्लिश लिखता है तो वो एग्जाम में क्या लिखेगा? तो मुझे लगता है कि इन सब में कुछ सुधार होने की आवश्यकता है। भाषा की पकड़ भी कमजोर हो रही है। बिल्कुल कमजोर हो रही है भाषा तो बिल्कुल। अब हम कम से कम बोलते हैं और बोलने के लिए जो शब्द है हमारे पास, शब्दों का भंडार भी नहीं। और मुझे पढ़ना लिखना छूट गया और तमाम बातें छूट गई तो शब्दकोश तो कम होने ही है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि व्यवहारिकता से हम दूर जा रहे हैं। मतलब ये टेक्नोलॉजी इतनी बुरी तरह से हम पर हावी हो रही है कि हम पूछते हैं कि भाई तुम्हारे पास नया वाला कौन सा फोन है, हम नई वाली कौन सी किताब है, इस पर बात नहीं करते। बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़े दुर्भाग्य की बात है। हम लोग एक बहुत सफलता की कामना हम बहुत ऊंची करते हैं चिरंजीव जी, माता पिता और बच्चे खुद भी लगता है कि अगर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम आ रहा है, ये हम बैठेंगे और सफल हो जाएंगे, लेकिन वहां जाने के बाद असलियत पता चलती है कि वाकई कितनी तैयारी की जरूरत है। फिर वहां पर डिजायर और डिजर्व हो जाता है। तो ये जो शुरुआत है आखिर कहीं ना कहीं इसे हमको थोड़ा सा रोकना तो पड़ेगा ही, कहीं बच्चों को लगाम लगानी पड़ेगी। ये भी एक मुश्किल हो चुका है क्योंकि शुरुआत में हमने बच्चों को ढील बहुत ज्यादा दे दी है। अब उन्हें अगर हम रोकते हैं तो फिर एक विद्रोह जो है वो उनके प्रतिभा को भी प्रभावित करता है और उनके एग्जाम को भी सफर करते हैं। नहीं, ऐसा मुझे लगता है कि विद्रोह बच्चों में उस तरह की बात नहीं है। बच्चे समझदार हैं, हमारे बच्चे हमसे ज्यादा जेनेटिकली एडवांस्ड हैं, उनको समझ में भी ज्यादा चीजें आती हैं, वो समझ सकते हैं इन चीजों को। बस ये है, मेरा कहना है कि टेक्नोलॉजी से विरोध की बात नहीं है। मेरा ये कहना है कि टेक्नोलॉजी को टूल्स बनाइए, मालिक मत बनाइए। बिल्कुल, काफी। और अपने बच्चों को आप पहले उन पे भरोसा करिए। आज हम कहीं ना कहीं उस भरोसे को भी खो रहे हैं। बच्चे पर भरोसा करिए, उसको बताइए कि भाई तुम्हारा अच्छा क्या है, बुरा क्या है। और हर इंसान अच्छे की ओर जाना चाहता है, लेकिन उसे पता नहीं है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसी में वो चक्कर में आ जाता है। बिल्कुल। परीक्षा चूंकि अब है, अब समय नहीं रह गया चिरंजीव जी हमारे पास में कि अब हम पीछे जाके पूरी रिवाइज करें, फिर से पढ़ें। अब ऐसे समय में थोड़ा सा समय मान लीजिए किसी बच्चे के पास में है और वो कुछ करना वास्तव में अच्छा चाह रहा है कि वो कुछ अच्छा कर जाए एग्जाम में, क्या करे वो? देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि एग्जाम बिल्कुल नजदीक है और एग्जाम को लेकर जो अपनी तैयारियां हैं, स्ट्रेटेजी है, उसको ठीक से बनाए। सबसे पहली बात तो आप जितना जानते हो उसको 100 मानो। अपने में नई चीजें लाने की चेष्टा मत करो, क्योंकि इस समय आप कुछ भी नया पढ़ोगे, कुछ भी नया करोगे तो पुराने को प्रभावित करेगा और नया तो तैयार होगा ही नहीं। और इस कोशिश में मत रहो कि जो छूटा हुआ है उसको पूरा करें। इस कोशिश में रहो कि जो तुम्हारे पास है उसको हम पूर्णतः किस तरह निभाएं। फिर परीक्षा के साथ एक दिन पहले कम से कम बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए। परीक्षा से एक दिन पहले आप बिल्कुल गहरी नींद लें, रात में सोने के लिए चले जाएं और इस समय खूब पानी पिएं। मैं देखता हूं कि बच्चों की हैबिट चेंज हो रही है, पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, कुछ भी फास्ट फूड, जंक फूड खा रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि फूड हैबिट्स भी ठीक करें। परीक्षा के पहले अगर आपकी फूड हैबिट्स ठीक नहीं होगी और आपका पेट ठीक नहीं होगा, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, तो उन 3 घंटों में आप कैसे निर्वाह कर पाओगे अपनी योग्यता का? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर उनको ध्यान दें तो मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है। और फिर अभी अच्छा करें हम, फिर आने वाले वर्षों में हम अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाएं कुछ ज्यादा, क्योंकि अभी नई स्ट्रेटेजी लाने का कोई अर्थ नहीं है, अभी नई स्ट्रेटेजी बताने का कोई अर्थ नहीं है। अभी तो सामने एग्जाम है, कल का एग्जाम है, और मैं तो देखता हूँ कि बच्चे लेट नाइट स्टडी करते हैं और सुबह में सोते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जो परीक्षा का समय होता है उनका सोने का समय होता है, उनकी जो अपनी ट्रेनिंग होती है उस समय सोने की होती है, तो हॉल में कई बार उसे नींद आती है। तो कम से कम इस दौरान जब हम पढ़ रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं, उस दौरान पूरे आत्मविश्वास से बिल्कुल लबालब रहें। अपने साथियों से कम डिस्कस करें परीक्षा के पहले और परीक्षा के दिनों में, क्योंकि क्या होता है वो भी भयभीत है और वो अपने भय को आप पर प्रत्यारोपित कर सकते हैं। बिल्कुल। तो फिर उस भय से बचने के लिए कम से कम आप इन सारी चीजों। तो ये छोटे छोटे टिप्स आपने बहुत महत्वपूर्ण बताया चिरंजीव जी, जिनको अब वो बच्चे ध्यान में रख सकते हैं जिन्हें अब एग्जाम देना है, क्योंकि आने वाले समय में वो फिर से अपनी रणनीति के साथ सफलता हासिल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम गाइड में आज बस इतना ही। मुझे दें इजाजत, नमस्कार।